1867 का सुधार अधिनियम इंग्लैंड में, इसके बारे में हम बात करेंगे। 1832 में जो सुधार अधिनियम पारित हुआ था, पूर्व के वीडियो में हमने विस्तार से इसके विषय में चर्चा की थी। 1832 का जो सुधार अधिनियम पारित हुआ था वह भी बड़े विलंब से इंग्लैंड में पारित हुआ। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा, इंग्लैंड पर भी पड़ा, लेकिन सुधार अधिनियम पारित नहीं हुआ। 1830 में जब फ्रांस में पुनः क्रांति हुई और पूरे यूरोप में क्रांति का वर्ष यह वर्ष कहलाता है, उससे प्रभावित होकर अंततः 1832 में सुधार अधिनियम पारित हुआ था। 1832 के सुधार अधिनियम का पूरक माना जाता है 1867 का सुधार अधिनियम। फिर भी आप देखें तो 35 वर्ष का लंबा अंतराल रहा, उसके बाद जाकर पुनः यहाँ पर सुधार अधिनियम पारित होता है। 1832 के एक्ट के बाद भी कुछ सुधार हुए थे, जैसे पुअर लॉ, गरीब कानून, फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा मजदूरों के लिए काम के घंटे तय किए गए। कुछ सुधार उसमें अवश्य हुआ, किंतु बड़े सुधार नहीं हुए। जबकि लगातार यूरोप में परिवर्तन होते रहे। फ्रांस में 1848 की भी क्रांति हुई। 1848 की क्रांति का भी प्रभाव इंग्लैंड पर पड़ा और इस समय यहाँ पर चार्टिस्ट आंदोलन चल रहा था। बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर अपनी मांगें रखते और उन मांगों के समर्थन में हस्ताक्षर किया करते थे। यह आंदोलन इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कहलाया। और 1848 में जब फ्रांस में क्रांति हुई और यूरोप के अन्य देशों में भी क्रांति फैल गई संक्रामक रोग की तरह, इंग्लैंड में सुधारवादी मांगें इंग्लैंड में बहुत तीव्र हुई। 50 लाख लोगों ने हस्ताक्षर कर चार्टिस्ट आंदोलन के अंतर्गत अपनी मांगें चार्टर के रूप में प्रस्तुत की, किंतु उसको स्वीकार नहीं किया गया। उसकी गलतियां निकाली गई कि इसमें बहुत सारे फर्जी लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं और उसको अस्वीकार किया गया। इतनी तीव्र मांगों के बाद यदि 50 लाख लोगों ने साइन नहीं भी किया था तो 40-45 लाख लोग भी कम नहीं होते हैं सुधार के लिए, किंतु सुधार नहीं हुआ। जैसा कि मैं पहले भी चर्चा करता रहा हूँ, इंग्लैंड का समाज रूढ़िवादी समाज है, परिवर्तन को शीघ्र स्वीकार नहीं करता है। 1848 में ही फ्रांस में सुधार हो गया था। वयस्क पुरुष मताधिकार वहाँ पर 1848 में लागू हो गया, किंतु इस अधिनियम में भी 1867 के अधिनियम में भी इंग्लैंड यह नहीं कर सका। वयस्क पुरुष मताधिकार यहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा भी लागू नहीं किया गया, भेदभाव बना ही रहा। तो पृष्ठभूमि में देख सकते हैं कि 1832 का सुधार अधिनियम, उसके बाद फैक्ट्री अधिनियम, पुअर लॉ आदि इस तरह के कानून बने। सुधार लीग का इंग्लैंड में गठन हो गया। ब्राइट के नेतृत्व में बड़े मांग चल रहे थे। 2 जुलाई 1866 को ट्रफाल्गर स्क्वायर में प्रदर्शन किया गया। ब्राइट ने नेतृत्व किया, अन्य नेता भी थे। 23 जुलाई 1866 को हाइड पार्क में प्रदर्शन किया गया। योजनाबद्ध तरीके से गेट बंद कर दिया गया था हाइड पार्क का, उसे तोड़कर उसके भीतर घुसे प्रदर्शनकारी, तोड़फोड़ भी उन्होंने किया और भाषणबाजी हुई, वहाँ पर जुलूस निकाला गया, विरोध किया गया। इस तरह का दबाव लगातार ब्रिटिश जनमत का पड़ता रहा। 11 फरवरी 1867 को डिजरायली, जो कोषाध्यक्ष या वित्त मंत्री था, ये विशेष बात ये थी कि यह टोरी दल से संबंधित था। टोरी दल, जैसा कि आप जानते होंगे पूर्व से ही, कि ये अनुदारवादी दल था, किंतु इसने परिस्थितियों को भांप लिया था और सुधार का श्रेय स्वयं लेना चाहता था। इसने प्रस्ताव रखा, 13 विषयों की इसमें चर्चा की गई। 25 फरवरी 1867 को लघु विधेयक इसने प्रस्तुत किया, किंतु सदन इसकी ओर से उदासीन रहा। ग्रेडस्टोन ने इसमें बहुत सारे परिवर्तन और मताधिकार के विस्तार की भी मांग को जोड़ दिया। इसको 10 मिनट्स का बिल कहा गया था, लघु विधेयक। इसमें ग्रेडस्टोन ने जो मांग की, उन मांगों को इसने व्यवहारिक मानते हुए डिज़रायली ने अनुदारवादी दल का होते हुए भी स्वीकार किया और 18 मार्च 1867 को हाउस ऑफ कॉमन्स में सुधार विधेयक प्रस्तुत हुआ। 15/8 यानी 15 अगस्त 1867 को विधेयक कानून का रूप लेता है। 1832 का एक्ट, जिसमें 24 में से 1 को वोट डालने का अधिकार था, किंतु निम्न मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग अभी शेष थे।
उनको देने का प्रयास किया। यद्यपि मजदूरों को अभी भी वोट डालने का अधिकार इस अधिनियम से भी प्राप्त नहीं हुआ, किंतु फिर भी सुधार इसमें अवश्य हुआ था। इसकी धाराएं हम देख लेंगे। 1867 के अधिनियम को पूरक अधिनियम भी 1832 के सुधार अधिनियम का कहा जाता है। 35 वर्ष के पश्चात लगातार मांगों के बाद कहीं जाकर ये पारित हुआ था। इसमें जो धाराएं थीं, प्रमुख प्रावधान थे। काउंटीज और बरो, दो शब्दों का प्रयोग हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। काउंटी ग्रामीण क्षेत्र और बरो शहरी या नगरीय क्षेत्र थे। काउंटी के क्षेत्र में 2 पाउंड लगान देने वालों को वोटर घोषित किया गया। पूर्व की अपेक्षा योग्यता नीचे कर दी गई थी। कॉपी होल्डरों को, पट्टेदारों को वोट डालने के अधिकार में योग्यता आधी कर दी गई पूर्व की अपेक्षा, तो ज़्यादा लोग अब वोट डाल सकते थे। नगरों में गृह स्वामी जितने भी थे, जिनके पास मकान था, उन सभी मकान मालिकों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। नगर में 10 पाउंड किराया देने वालों को, जिनके पास मकान नहीं था किंतु वे किराया देते थे, उनको भी मत डालने का अधिकार दिया गया। बरों के सभी मकान मालिकों को प्राप्त हो चुका था। 12 पाउंड वार्षिक कर या लगान देने वाले जो भू मालिक नहीं थे, जमीन जिनके पास नहीं था, किंतु 12 पाउंड वार्षिक कर या लगान राजस्व जो अदा करते थे, उनको भी वोट डालने का अधिकार हुआ। नगर में 1 वर्ष कोई निवास कर ले और यदि वह टैक्स देता हो तो उसको भी वोट डालने का अधिकार दिया गया। 10,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र में से केवल 1 प्रतिनिधि ही भेजा जा सकता था, ये नियम बनाया गया। 9 बरोज का निर्माण निर्वाचन क्षेत्र का बरोज क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में किया गया। 6 बरो जो थे, जिनमें 2-2 प्रतिनिधि भेजते थे, उसको समाप्त कर दिया गया। 10 पाउंड वार्षिक किराया देने वालों को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। स्कॉटलैंड में सभी कर देने वालों को दिया गया था। आयरलैंड में योग्यता नीचे करके 4 पाउंड देने वालों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। 5 बरो जो थे, जहां से 1-1 प्रतिनिधि भेजे जाते थे, उसको समाप्त कर दिया गया। 35 बरो ऐसे थे जहां से 2-2 प्रतिनिधि अब तक भेजे जाते थे, वहां से 1-1 प्रतिनिधि भेजा जाना निश्चित किया गया। यहाँ पर आबादी 10,000 से कम थी, इसलिए ऐसे 35 बरों के क्षेत्र थे, वहाँ 2 के स्थान पर 1-1 प्रतिनिधि भेजा गया, जिससे 35 तो सीधे सीटें खाली हो गई। कुल मिलाकर 52 सीटें रिक्त हुई। इन सीटों का पुनर्वितरण किया गया। बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ग्लासगो, लीड्स, लिवरपूल जैसे नगरों को 3-3 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। 22 क्षेत्र थे निर्वाचन क्षेत्र, जो बरोज या शहरी क्षेत्र को दिए गए, और 27 जो क्षेत्र थे निर्वाचन क्षेत्र, उनको काउंटीज ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वितरित किया गया। लंदन विश्वविद्यालय को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया, तो 2 प्रतिनिधि स्कॉटिश विश्वविद्यालय, स्कॉटलैंड के विश्वविद्यालय को 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। कुल मिलाकर 10,80,000 नए मतदाता इससे हुए और प्रत्येक 12 में से 1 को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1832 के अधिनियम के बारे में हम बात कर चुके हैं कि उस समय प्रत्येक 24 में से 1 को वोट डालने का अधिकार मिला था, तो उससे दोगुना हो गया और 10,80,000 नए मतदाता निर्मित किए गए। परिणाम देखेंगे क्या हुआ। प्रत्येक 12 में से 1 को मताधिकार प्राप्त हुआ। मध्यम वर्ग, विशेषकर निम्न मध्यम वर्ग तक वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो गया। राज्याधिकार उनको प्राप्त हुआ, ऐसा माना जा सकता है। सभी गृहस्थ जो थे, जिनके पास मकान था, टैक्स देते थे, उन सभी को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण जो भी चुनाव लड़ेगा हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, उसको अब व्यक्तिगत संपर्क कर पाना आसान नहीं था। असंभव तो नहीं कह सकते, किंतु आसान अवश्य नहीं था, मुश्किल हो गया। और इसी मुश्किल के कारण समाचार पत्रों का महत्व बढ़ गया। विज्ञापन उसमें दिए जाने लगे। पत्रिकाओं का, समाचार पत्रों का अपने प्रचार के लिए सहारा लिया गया, तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं का महत्व पूर्व की अपेक्षा चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ गया, या कुल मिलाकर इनका महत्व बढ़ गया। दलगत प्रणाली का महत्व बढ़ा, क्योंकि अकेले चुनाव प्रचार कर पाना संभव नहीं था, तो लोग दल के साथ चुनाव लड़ने लगे। जैसा कि वर्तमान में भी हमारे यहाँ व्यवस्था हम देखते हैं कि दल
कि टिकट को प्राप्त करने के लिए भीषण संघर्ष होता है और उसके बाद फिर दल का सहारा, बड़े दल का सहारा लेने का प्रयास किया जाता है। उस प्रकार की प्रथा और परंपरा इंग्लैंड में भी शुरू हुई। सार्वजनिक सभाओं का महत्व बढ़ गया। पहले सार्वजनिक सभाएं नहीं की जाती थी क्योंकि वोटर कम होते थे, तो व्यक्तिगत संपर्क किया जाता था। अब सार्वजनिक सभाएं की गई कि एक साथ सैकड़ों हजारों लोगों को संबोधित किया जा सके, अपनी बात उनके सामने रखी जा सके। तो सार्वजनिक सभाओं की प्रथा इसके बाद शुरू हुई या इनका महत्व बढ़ गया। 1868 में स्कॉटलैंड और आयरलैंड में भी पृथक से सुधार कानून बनाया गया। वहाँ कमोबेश उसी तरह की व्यवस्था थी, थोड़ा कम ज़्यादा उसमें किया गया था। इस तरह से 1867 का सुधार अधिनियम, उसका महत्व या उसके परिणाम बताए जा सकते हैं। लॉर्ड डर्बी ने कहा था कि ये अंधेरे में छलांग, इसकी संज्ञा लॉर्ड डर्बी ने दी, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। डिज़रायली ने इसका समर्थन किया, इसको अच्छा बताया। वहीं कार्लाइल ने यह देश का ही प्रश्न नहीं, यह तो औद्योगिक मजदूर वर्ग का प्रश्न है, यानी इसकी शिकायत थी कि मजदूरों के बारे में कुछ नहीं किया गया। तेजी से गिरता हुआ नियाग्रा कार्लाइल ने ही कहा था। अंधेरे में छलांग डर्बी ने कहा यह एक ऐसा राजनीतिक विश्वासघात था जिसका दूसरा उदाहरण इतिहास में नहीं है, ये सेल्सबरी ने कहा था। निष्कर्ष के रूप में ये बताया जा सकता है कि मतदाताओं की संख्या में पूर्व की अपेक्षा बहुत वृद्धि हुई। 10,80,000 मतदाता बढ़ गए। प्रत्येक 12 में से एक को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। इस तरह जनतंत्र का विकास हुआ। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है उच्च वर्ग का प्रभुत्व पूर्व की अपेक्षा सीमित हो गया। पहले वो सीधे मतदाताओं को प्रभावित कर सकते थे, अब सीधे प्रभावित कर पाना आसान नहीं रहा, पूर्व की अपेक्षा कठिन अवश्य हो गया। तो उच्च वर्ग का प्रभुत्व सीमित हुआ, किंतु निम्न वर्ग अभी भी वंचित रहा। मजदूर वर्ग ने जो मांग की थी, जो आंदोलन किया था, सीधे उनको मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वयस्क मताधिकार अभी भी इंग्लैंड में लागू नहीं हुआ। जैसा कि मैंने पूर्व में चर्चा की थी कि फ्रांस में 1848 में ही यह लागू हो चुका था। पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया था, किंतु इंग्लैंड में इस पर बात नहीं की गई। महिलाओं के बारे में तो कोई विचार ही नहीं किया गया। मजदूर वर्ग पूरी तरह से वंचित रहा। इस तरह निम्न वर्ग और महिला वर्ग वंचित रहा मताधिकार से। स्कॉटलैंड, आयरलैंड में भी सुधार कानून पारित हुए। इस तरह से वहाँ भी परिवर्तन हुआ। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि इससे सुधार अवश्य हुआ था, लेकिन जनता को जितनी अपेक्षा थी उतना सुधार नहीं हुआ।